तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं बेटा. वन इज नॉन एज इंस्पिरेशन, वन इज नॉन एज इंस्पिरेशन and other is known as expiration. One is known as inspiration and other is known as expiration. In यानी कि अंदर और ex मतलब कि बाहर. इंस्पिरेशन का मतलब कि एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो लंग्स के अंदर जा रही है और एक्सपिरेशन का मतलब जो लंग्स में एल्वेलाई है उनकी एयर बाहर जा रही है. तो मैं इंस्पिरेशन के लिए लिख सकता हूँ द प्रोसेस इन विच atmospheric air is drawn in which atmospheric air is drawn और expiration के लिए लिख सकता हूं in which alveolar air is released out, in which alveolar air is released out. इंस्पिरेशन होता है 1 सेकेंड तक और एक्सपिरेशन होता है 2 सेकेंड तक. तो टोटल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का सम कितना आ जाता है बेटा? 3 सेकेंड्स. ठीक है, तो एक ब्रीथिंग में हमारे पास 3 सेकेंड है, जिनमें से 1 सेकेंड हमारे पास इंस्पिरेशन होता है और 2 सेकेंड्स हमारे पास क्या होता है? एक्सपिरेशन होता है. अच्छा, अब ये एयर बाहर से अंदर कैसे आ रही है और अंदर से बाहर कैसे जा रही है? अच्छा, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है प्रेशर ग्रेडियंट से. किससे पता चलता है बेटा? प्रेशर ग्रेडियंट से. प्रेशर यू ऑल नो दैट. ग्रेडियंट क्या होता है? डिफरेंस. प्रेशर का डिफरेंस. तो प्रेशर का डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, या कहूँ फॉर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन. तो प्रेशर ग्रेडियंट कैसा होना चाहिए? अगर इंस्पिरेशन होना है, फॉर एग्जांपल ये आपके लंग्स हैं, लेट अस सपोज ये लंग्स हैं. अगर एयर को बाहर से अंदर आना है, अगर एयर को बाहर से अंदर आना है, तो बाहर प्रेशर कैसा होना चाहिए? हाई. और अंदर प्रेशर कैसा होना चाहिए? लो. बेटा ये तो पता है ना चीजें कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती हैं. चीजें ट्रैवल करती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना. तो इन सिमिलर वे अगर एयर को बाहर से अंदर आना है तो बाहर प्रेशर कितना होना चाहिए? हाई. और अंदर प्रेशर कितना होना चाहिए? लो. सिमिलरली ये किसके लिए? इंस्पिरेशन के लिए. सिमिलरली एक्सपिरेशन के लिए क्या होगा बेटा? ये आपके लंग्स हैं. अगर एयर को अंदर से बाहर जाना है, अगर एयर को अंदर से बाहर जाना है तो प्रेशर बाहर कितना होना चाहिए? लो. और अंदर प्रेशर कितना होना चाहिए? हाई. ये तो बात हमें समझ में आ गई. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में हमने पढ़ा, एक होता है इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन में जब एयर अंदर आए, एक्सपिरेशन में जब एयर बाहर जाए. इंस्पिरेशन होता है 1 सेकेंड का, एक्सपिरेशन होता है 2 सेकेंड का. टोटल टाइम कितना हो गया बेटा? 3 सेकेंड का. ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, एयर अंदर और बाहर जा कैसे रही है? प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जा रही है. अगर अंदर प्रेशर लो है तो बाहर प्रेशर हाई होना चाहिए फॉर इंस्पिरेशन. अगर अंदर प्रेशर हाई है तो बाहर प्रेशर लो होना चाहिए फॉर एक्सपिरेशन. या फिर इस केस में भी कह सकते हैं हम कि इंस्पिरेशन के केस में देयर इज नेगेटिव प्रेशर, देयर इज नेगेटिव प्रेशर inside the lungs, inside the lungs with respect to outside. तो there is a negative pressure inside the lung with respect to outside. outside pressure के हिसाब से lungs के अंदर प्रेशर अगर नेगेटिव है, कम है, तो यानी कि लो प्रेशर है, तभी एयर बाहर से अंदर आ पाएगी. पर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देयर इज पॉजिटिव प्रेशर इनसाइड द लंग विच इज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर, तभी एयर अंदर से बाहर जा पाएगी. ये आपको समझ में आ गया कि अगर इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन होना है, अगर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होना है तो प्रेशर ग्रेडियंट होना जरूरी है.
और एक प्रेशर ग्रेडियंट अब बनाएंगे कैसे, क्वेश्चन ये आया। चलो हमने मान लिया कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हो रहा है, उसके लिए हमें प्रेशर ग्रेडियंट चाहिए। अब प्रेशर ग्रेडियंट बनाएंगे कैसे? प्रेशर ग्रेडियंट बनाने के लिए, इस प्रेशर ग्रेडियंट को बनाने के लिए हमें कुछ मसल्स होती हैं। लाइक हमारे पास एक डायफ्राम होता है जो प्रेशर ग्रेडियंट बनाता है। हमारे पास एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं, इंटरकॉस्टल मसल होती हैं। हमारे पास स्टर्नम होता है, एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, और जो डायफ्राम की मसल्स होती है दैट इज फ्रेनिक मसल्स आर आल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। अच्छा, अब हमें ये समझ में आ गया इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होता है क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट होता है। प्रेशर ग्रेडियंट बनाने के लिए ये सारी चीजें की रिक्वायरमेंट, इन सब मसल की रिक्वायरमेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रेशर ग्रेडियंट बनाएंगे कैसे, ये कैसे प्रेशर लंग्स के अंदर कम करेंगे या फिर कैसे प्रेशर लंग्स के अंदर ज्यादा करेंगे। तो उसके लिए आपको एक लॉ पता होना चाहिए जिसे कहते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है बेटा? बॉयल्स लॉ कहता है कि that pressure is inversely proportional to the volume। प्रेशर क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। यानी कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगी, वॉल्यूम घटेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। इसका मतलब अगर एयर को बाहर से अंदर आना है तो लंग्स के अंदर प्रेशर कितना होना चाहिए? लो। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई। लो कौन कराएगा? ये सब कराएंगे। और कैसे कराएंगे? वॉल्यूम कम करके कराएंगे। इतनी बात हमें समझ में आ गई है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कैसी होनी चाहिए? लेस। सॉरी, वॉल्यूम कैसे होनी चाहिए? हाई। और यहाँ पे वॉल्यूम कैसे होनी चाहिए? कम, क्योंकि प्रेशर लंग्स के अंदर ज्यादा है। और वो ज्यादा प्रेशर कौन करा रहा है? ये सब करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं? वॉल्यूम को डिक्रीज करके। तो अभी तक हमने देख लिया हमारे पास इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन है जिसमें एयर अंदर आती है 1 सेकंड के लिए होता है, एयर बाहर जाती है 2 सेकंड्स के लिए होता है। ये एयर अंदर और बाहर जा रही है क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट है। वो प्रेशर ग्रेडियंट कौन बना रहे हैं? ये सब बना रहे हैं। प्रेशर ग्रेडियंट किस तरीके से बना रहे हैं, कैसे ये प्रेशर हाई अंदर रख रहे हैं और कैसे प्रेशर कम रख रहे हैं लंग्स के अंदर, ये सब कैसे करते हैं? वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करके। अब फिर वही क्वेश्चन आता है कि वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करते हैं, वो हम पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इंस्पिरेशन में होता है बेटा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है बेटा? डायफ्राम की जो मसल्स होती हैं, डायफ्राम की जो मसल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फ्रेनिक मसल्स। वो उसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। तो क्या होता है बेटा, ये डायफ्राम में तुम्हारा, ये डायफ्राम ऐसे नीचे की तरफ कैसे रहता है? ये ऐसे कर्व्ड रहता है। पर जैसे तुम सांस लेते हो ये कैसे होता है? फ्लैट हो जाता है। अच्छा, तो क्या हो जाता है बेटा? फ्लैट हो जाता है, नीचे की तरफ ऐसे हो जाता है। ओके, पहले ऐसे रहता है डायफ्राम, फिर ये ऐसे हो जाता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। पहले देखो ऐसे था, ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, पहले ऐसे था फिर ऐसे हो गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। वॉल्यूम इंक्रीज कहाँ हुई ये जानना जरूरी है बेटा। इस पोर्शन को कहते हैं एंटीरियर और नीचे वाले को कहते हैं पोस्टीरियर। तो वॉल्यूम ध्यान से देखें, डायफ्राम ऐसे था फिर ऐसे हो गया, तो वॉल्यूम कहाँ इंक्रीज हुई? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। कैसे इंक्रीज हुई? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम
तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ, अच्छा वॉल्यूम किसकी इंक्रीज हो रही है, जो लंग्स है उसको क्या कहता है, थोरैसिक कैविटी, ठीक है। थोरैसिक कैविटी में कहाँ होता है बेटा, लंग सिचुएटेड होता है। इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ VOL, एब्रीविएशन में लिखा वॉल्यूम को, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर। अच्छा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो बेटा ऑब्वियसली बॉयज लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके दूसरी चीज क्या होती है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, क्या हो रहा है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो आपका क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मसल क्या होती है बेटा, जो आपकी रिब्स के बीच में होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी आपका जो स्टर्नम है और रिब केज है बाहर की तरफ प्रोट्रूड करेगा, मूव अपवर्ड, जैसे कि आप सांस ले रहे हैं तो आपका रिब केज बाहर की तरफ आ रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल लिफ्ट कर देते हैं, लिफ्ट अप द रिब्स एंड स्टर्नम। तो हम यहाँ पर दे बेटा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब्स एंड स्टर्नम। तो क्या होता है बेटा, जब आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल मसल मतलब जो मसल्स रिब्स के बीच में है, रिब्स के बीच में है, ठीक है, वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है। उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो रिब्स है और स्टर्नम है, ये स्टर्नम और रिब्स अपवर्ड लिफ्ट करते हैं। जैसे कि आप इनहेलेशन करते हो तो ये आपका स्टर्नम बाहर की तरफ मूव कर रहा है और आपके रिब्स भी बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से थोरैसिक चैम्बर की क्या होती है बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। कौन से एक्सिस में बेटा, पीछे वाले को कहते हैं डॉर्सल और इस वाले को कहते हैं वेंट्रल। डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। पर अगर मैं डायफ्राम की बात करूं, डायफ्राम कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता था, डाउनवर्ड, तो कैसे इंक्रीज करता था वॉल्यूम, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, ठीक है। ये दोनों के दोनों मिला के, एक तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होगी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज होगी। तो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द लंग्स की हो जाएगी इंक्रीज, और ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ लंग्स या फिर थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से लंग्स के अंदर जो प्रेशर है, जिसे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कहते हैं, वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, बॉयज लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि प्रेशर अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ओके, ये बात हमको समझ में आ गई। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, और जब प्रेशर डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हुई, प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो बाहर से जो एयर थी, जो हाई प्रेशर की थी, वो लो प्रेशर की साइड पे मूव करने लगी। ओके, अच्छा ये डायग्राम देखिए, ये आपका स्टर्नम है, इस तरीके से ये आपका स्टर्नम है, और ये क्या है, वर्टिकल कॉलम, और ये आपके रिब्स है। ये रिब्स के बीच में ये जो मसल्स बन रही हैं, ये दीज आर नॉन एज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, और जो ये वाली है मसल्स, इन्हें कहते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक्सपिरेशन पर चलते हैं। अब देखिए एक्सपिरेशन में क्या होता है बेटा, जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था वो रिलैक्स होकर अपनी पोजीशन पे वापस आ जाता है, जिसकी वजह से जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज हुई थी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। स्टर्नम और रिब्स अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स हो जाती है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से जो ये स्टर्नम है और रिब्स है अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाती है, और डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस में क्या होती है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। और जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होती है, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर, कौन सा प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज। और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर तो वही है, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो एयर अंदर से बाहर की तरफ मूव करने लगती है। एक और चीज जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसे कहते हैं स्पायरोमीटर, जो कि रेट ऑफ ब्रीथिंग मेजर करती है, जो कि होता है 12 to 16
पर मिनट। तो अभी तक हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा? इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि इनहेलेशन होता है इन विच एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आती है, एक्सपिरेशन होता है इन विच एल्वुलर एयर रिलीज आउट होती है, इनहेलेशन या इंस्पिरेशन 1 सेकेंड का होता है और एक्सपिरेशन 2 सेकेंड्स का होता है। और ये एयर अंदर बाहर की जा रही है प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जा रही है। ये प्रेशर का डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है? ये प्रेशर का डिफरेंस डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्रिएट कर रही हैं। अच्छा, ये प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता रहा है पर किस तरीके से कर रही है? वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करके कर रही है। वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कैसे हो रहा है? क्योंकि डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होती है, रिलैक्स करता है तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम डिक्रीज होती है। अगर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होती है और रिलैक्स करते हैं तो डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।